हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है नर्सिंगेल एकेडमी में। नर्सिंगेल एकेडमी आपके लिए एक साइकेट्रिक केस लेकर आया है ताकि जब भी आप साइकेट्रिक पोस्टिंग के लिए जाते हो आप आसानी से ऐसे केसेस हैंडल करें। तो जब हमारा आज का साइकेट्रिक केस है वो है स्किज़ोफ्रेनिया और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के रिलेटेड। ठीक है, वेरी गुड। तो जो हमारा आज का केस है वो एक महिला के रिलेटेड है जिसकी उम्र 28 इयर्स है। और उस महिला ने क्या किया है, उसने अपने जो फैमिली मेंबर्स है, अपने परिवार के जो सदस्य है, उनको जहर देके मारा है। और उसकी जो चीफ कंप्लेंट थी वो ये थी कि उसके कान में कुछ ऐसे आवाज आ रही थी कि जो उसको कमांड कर रही थी कि जो उसके फैमिली के सदस्य हैं उनको मारो और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाओ। तो ये जो केस है इसमें हमने देखा ये जो महिला है ये स्किज़ोफ्रेनिया और ऑडिटरी हेलुसिनेशन का है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया होता है एक शक वहम की बीमारी। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके दो लक्षण होते हैं। एक होता है इसमें हेलुसिनेशन, दूसरा होता है डेल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन में एक पर्सन को ऐसे साउंड्स, ऐसे आवाजें आती है जो रियलिटी में नहीं होती, जो रियल में नहीं होती है आवाजें, और उसको ऐसा कुछ दिखता है जो रियल में नहीं होता है। अब अगर हम डेल्यूजन की ओर देखेंगे, डेल्यूजन में क्या होता है? डेल्यूजन में उसको ऐसे थॉट्स आते हैं, वो सोचने लगता है कि कोई उसके खिलाफ चाल करता है या कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करता है, कोई उसको मारने वाला है, पुलिस आने वाली है, मुझे पकड़ने वाली है। ठीक है, ऐसी थॉट्स को दिमाग में आ गई। तो दोनों अगर हम देखेंगे ये हेलुसिनेशन और डेल्यूजन क्या है, ये वो बीमारियां हैं, मतलब इसमें इनमें जो अंतर है वो हमने ऑलरेडी देखा था। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति, एक पेशेंट जो है वो रियलिटी से बेखबर रहता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने ये साइंस एंड सिम्टम्स देखी। ये साइंस एंड सिम्टम्स देख के हमने क्या किया, हमने ये डायग्नोस किया कि ये जो पेशेंट का केस है ये स्किज़ोफ्रेनिया और ऑडिटरी हेलुसिनेशन का हो सकता है। ठीक ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट होगा तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? ठीक है, ये जो बीमारी, ये जो मानसिक बीमारी हमने देखी, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें डेल्यूजन्स होते हैं एक पर्सन को, जिसमें कुछ ऐसा आता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो ये केस पढ़ के हमारा जो एम होगा वो होगा कि ऐसी जो कंडीशंस है, ऐसे जो केसेस है, उनको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हम ट्रीट करेंगे, और कितना जरूरी होता है कि इन ऐसे मानसिक बीमारी को पहले ही डिटेक्ट करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगर ऐसा केस हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे, हम बेसिक मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं और बैकग्राउंड पेशेंट की लेते हैं, यानी पेशेंट की डेमोग्राफिक्स लेते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की उम्र कितनी है। जैसे यहाँ इस केस में हमने देखा जो पेशेंट वो महिला थी, उसकी उम्र 28 इयर्स थी। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं दिया गया है कि ये मेल है या फीमेल है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ऐसे चीजें आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप कोई केस ले रहे होंगे आपको ये डेटा लेना होगा पेशेंट से। ठीक है, वेरी गुड। तो रिपोर्टेड सिम्टम्स हम देखेंगे, पेशेंट ने कौन से सिम्टम्स बोले जब वो हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हो गया। तो पेशेंट ने क्या बोला, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में उसको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसको कमांड कर रही थी कि अपने फैमिली मेंबर्स को मारो, अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। उसको डेल्यूजन्स आ रहे थे, डेल्यूजन्स में कि कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, चाल कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। या अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, या उसका जो मूड है वो कभी स्टेबल नहीं होता था, कभी वो खुश थी, कभी वो डिप्रेशन में थी, कभी वो एंजाइटी में थी। ठीक है, वेरी गुड। अब
अगला जो है इसमें वो है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, वेरी गुड। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने देखे जैसे हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स हमने देखा, तो ये कब से पेशेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये बहुत टाइम से पहले पहले से ही पेशेंट में प्रेजेंट होंगे बहुत टाइम से, तो उससे हमें पता चलेगा ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि पेशेंट जो है उसकी कोई मानसिक बीमारी, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनमें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लेते हैं। अगला जो हम यहाँ पे वो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इसको कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, फिजिकल भौतिक जो स्वास्थ्य है इसका वो कैसा है, वो भी हम इसमें देखते हैं। प्रीवियस साइकेट्रिक हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पास्ट में इसको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं था, कोई एंजाइटी तो नहीं था, ठीक है, वेरी गुड। और इससे पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है कि नहीं, ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं इस पेशेंट के रिलेटेड। सब्सटेंस एब्यूज में लिखते हैं कि पेशेंट ड्रग्स करता है कि नहीं, सिगरेट पीता है कि नहीं। फिजिकल हेल्थ में उसका भौतिक स्वास्थ्य देखते हैं कि उसका हेल्थ स्टेटस, फिजिकल हेल्थ स्टेटस कैसा है। सोशल हिस्ट्री में देखते हैं कि इसको कोई टेंशन तो नहीं है लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी उसकी जो घर की कंडीशन वो कैसी है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, ठीक है, किसी बात की वजह से, किसी इंसिडेंट के वजह से इसको टेंशन तो नहीं है, ये कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, वो सारा हम लेते हैं पेशेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो स्टेप अब हमने देखा कि ये जो सारा हिस्ट्री हमने लिया पेशेंट का, जैसे हमने सिम्टम्स देखे, हमने पेशेंट का सारा बायो डेटा लिया, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री लिया सारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे काम, हम प्रेजेंटेशन जो मेंटल स्टेटस मेंटल एमएससी यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, यानी जो उसका मानसिक रूप है या मानसिक स्टेटस है, वही हम चेक करेंगे कि मानसिक तौर पर पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने होंगे कि जब भी आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हो एक पेशेंट को, तो आपको किन चीजों का याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले अपीयरेंस का, अपीयरेंस में हम क्या करते हैं कि अपीयरेंस में हम देखेंगे उसकी जो वो अपने आप को खुद को केयर कर पाता है कि नहीं, ठीक है, जैसे वो कपड़े अच्छे से पहनता है कि नहीं, नहाता है कि नहीं, ब्रश करता है कि नहीं, उसके व्यवहार के रिलेटेड देखते हैं, उसके मूड जो स्विंग्स होते हैं उसके रिलेटेड देखते हैं, उसके बोलने का ढंग के रिलेटेड देखते हैं, उसको कोई डेल्यूजन तो नहीं है या हेलुसिनेशन तो नहीं है, उसने उसको सोचने की सलाहियत कैसी है वो हम देखते हैं, वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है, जज कर पाता है कि नहीं। जैसे अगर हम अपीयरेंस में ऑलरेडी हमने देखा कि अपीयरेंस में हम जब भी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन करते हैं हम उसका आउटलुक देखते हैं कि वो अपने आप को केयर कर पाता है कि नहीं। उसका व्यवहार देखते हैं, व्यवहार में हम देखते हैं उसका जो व्यवहार वो वायलेंट तो नहीं है, मतलब उसको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पेशेंट डरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट जो भी उसको कमांड्स आ रहे हैं वो जवाब दे रहा है उन कमांड्स को। उसके मूड्स हम देखते हैं कि पेशेंट डरा हुआ तो नहीं है, उसको एंजाइटी तो नहीं, उसको डिप्रेशन तो नहीं है। स्पीच में हम देखते हैं कि वो कैसे बात कर रहा है, उसके बोलने का ढंग कैसे है, वो उस परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे थॉट शेयर कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ डेल्यूजन, उसके जो डेल्यूजन है वो है कि नहीं, जैसे वो उसके इरेशनल बिलीफ्स तो है कि नहीं, वो हम देखते हैं। जैसे वो ये मत सोचता है कि कोई मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पायरेसी, कोई चाल चलाता है क्या। हेलुसिनेशंस तो नहीं है, जैसे कोई आवाज, कोई ऐसी इमेज तो नहीं आ रही उसके सामने जो जिसमें उसको लगता है कि ये होता है, लेकिन एक्चुअल में जो होता ही नहीं है। जैसे कोई साउंड्स आ रहे हैं तो पेशेंट को लगता है कि ऐसे साउंड्स मुझे सुनाई देती है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, दूसरे को किल करो, लेकिन जो रियल में नहीं होती है। और ये कॉग्निटिव फंक्शन में होती है, देखते हैं हम कि इसकी जो सोचने की सलाहियत होती है, सोचने का तरीका वो बराबर है कि नहीं, ये अच्छे से फोकस कर पाता है
नहीं, ये कॉन्फ्यूज तो नहीं है, ये अच्छे से जज कर पाता है कि नहीं, ये सारा हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये था क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एग्जामिनेशन में हम देखते हैं ये सारा। अब हमने पेशेंट का सारा ये देखा, मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन करके हमने उसका आउटलुक देखा कि पेशेंट के जो आउटलुक है, पेशेंट का जो मूड स्विंग्स है, पेशेंट का जो आउटर लुक है, पेशेंट का जो बोलने का ढंग है, पेशेंट का जो कंसंट्रेटिंग पावर है, ये सारा हमने देखा इसमें। तो अब हम अगला जो स्टेप है वो हम डायग्नोस्टिक टूल्स देखेंगे। इन टूल्स के माध्यम से हम एसेस करते हैं, एसेस कर सकते हैं कि जो पेशेंट की सिम्टम्स है ये कितनी सीवियर है, इनकी जो मात्रा है वो कितनी है, वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, वो इन्हीं डायग्नोस्टिक टूल्स के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्केल्स दी गई है जिसके माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये कितनी सीवियर है। जैसे सबसे पहले जो स्केल यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम, पैंस, PANSS पैंस स्केल है। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि पेशेंट में जो पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स है वो कितने सीवियर, वो कितने खतरनाक है, कम है या ज्यादा, उनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस आते हैं, डेल्यूजन्स आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में जब किसी को लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं होता है, मतलब कोई इमोशनल मतलब वीक होता है, तो वो सारा हम इसमें देखते हैं। तो दूसरा जो स्केल है वो हम देखते हैं यहाँ पे, मॉन्टगोमरी एसबर्ग डिप्रेशन रेटिंग स्केल। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इस स्किज़ोफ्रेनिया के साथ इस पेशेंट में कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स तो नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो अगला जो है इसमें वो है कॉग्निटिव टेस्टिंग। कॉग्निटिव टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, कॉग्निटिव टेस्टिंग में हम पेशेंट की जो मेमोरी होती है, पेशेंट का जो सोच होता है, पेशेंट की जो बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, या जब भी कोई प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, उसके उसमें कितनी सलाहियत होती है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, वो भी हम देखते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे कुछ टूल्स, कुछ स्केल्स देखे कि जिसके माध्यम से हमने देखा कि पेशेंट में किस प्रकार की बीमारी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। इन स्केल्स के थ्रू हमने वो देखा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये स्केल्स से हमने जो देखा कि पेशेंट में कैसी बीमारी हो सकती है, उसका मात्रा कितना हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उसी के बेस पे हम कुछ पॉसिबल डायग्नोसिस बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट के रिलेटेड दे सकते हैं कि पेशेंट को ऐसी बीमारी हो सकती है, को जो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ टूल्स जो हमने ऊपर किए, ऑन द बेस ऑफ रेटिंग स्केल जो हमने किया। जैसे सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप है। ठीक है, स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोसिस है, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस है, पोस्टमार्टम साइकोसिस है। तो स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप कब हम बोलेंगे, जब एक पेशेंट में क्या होगा, जब उसमें हेलुसिनेशंस होंगे, जब उसमें डेल्यूजन होगा। जो ऑलरेडी हमने देखा हेलुसिनेशन में उसको ऐसे साउंड सुनाई देंगे या ऐसा पिक्चर उसके सामने आएगी जो रियल में नहीं होगा। और डेल्यूजन में वो सोच रहा होगा कि कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। जैसे हमने इस केस में देखा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होते हैं, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स के साथ साथ इसमें कुछ मूड सिम्टम्स भी, जैसे मैनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो तब हम इस प्रॉब्लम को कौन सा डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर। तो तीसरा जो है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोसिस। इसमें एक पेशेंट को साइकोसिस भी होता है, मेनिया भी होता है, डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आते हैं, डिप्रेशन भी हो, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो उस वक्त हम बोल सकते हैं पेशेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोसिस है। ठीक है,
वेरी गुड। नेक्स्ट है सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स में हम क्या करते हैं, कब पेशेंट को ये डायग्नोसिस कर सकते हैं, जब पेशेंट में डिप्रेसिव एपिसोड यानी डिप्रेशन के थॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ हेलुसिनेशंस होंगे, उसके साथ डेल्यूजन्स होंगे, ठीक है, और वो सोच रहा होगा कि मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, वेरी गुड। तो उस वक्त ये डायग्नोसिस हम कर सकते हैं सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। नेक्स्ट है सबस्टेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस। सबस्टेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस कब हम देंगे, सबस्टेंस इंड्यूस्ड यानी अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ले रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, शराब पी रहा होगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये डायग्नोसिस दे सकते हैं, जैसे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सबस्टेंस इंड्यूस्ड साइको डायग्नोस बना सकते हैं वहां पे, ठीक है, वेरी गुड। पोस्टपार्टम साइकोसिस में हम क्या देखते हैं, अगर इस महिला ने ऑलरेडी बच्चे का जन्म दिया होगा तो उसने ऑलरेडी पोस्टपार्टम साइकोसिस मतलब से वो गुजर रही होगी, ठीक है। ये था डिफरेंशियल यानी पॉसिबल डायग्नोसिस जो हो सकते हैं इस डिजीज के रिलेटेड, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने कुछ डायग्नोसिस देखे कि क्या क्या हो सकता है, कौन से डायग्नोसिस हो सकते हैं इस केस में, ठीक है। अब यही फर्दर लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम अगला स्टेप जो करते हैं वो डायग्नोस्टिक वर्कअप करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इतने डायग्नोसिस दिमाग में रख के फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं ताकि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चले, पेशेंट में एक्चुअल डायग्नोसिस कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं न्यूरो इमेजिंग, दूसरा हम करते हैं ब्लड एंड मेटाबॉलिक टेस्ट, तीसरा हम करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। न्यूरो इमेजिंग में हम क्या करते हैं, हम एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं ताकि हम देखें कि इसके दिमाग में कोई ट्यूमर तो नहीं है, इसके संरचना में कोई कमी तो नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है पेशेंट में, वो सारा हम इसमें एमआरआई में देख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी एमआरआई अवेलेबल नहीं होगा तो तब हम सीटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ब्लड और मेटाबॉलिक ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम वहां पे थायराइड टीएफटी यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या पता चलेगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि अगर ज्यादा थायराइड हार्मोन होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर कम होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि पेशेंट में साइकोटिक प्रॉब्लम प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा पेशेंट में तो वो मानसिक बीमारी में मुब्तला होगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग। विटामिन डेफिशिएंसी स्क्रीनिंग एक डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी देखते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो उसको भी मानसिक बीमारी, उसको भी साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन में हम क्या करते हैं, उसमें हम टेस्ट करते हैं ताकि हम ड्रग इंटॉक्सिकेशन देखें। ड्रग इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, जब भी कोई ओवरडोज ड्रग लेता है या ड्रग छोड़ता है, ठीक है, जिसके माध्यम से या जिसके जरिए से ये साइकोसिस, ये साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। लास्ट जो है इसमें वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG, ठीक है। इसके जरिए से हमें पता चलता है कि पेशेंट को दोहरे तो नहीं आ रहे हैं, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसकी कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, वो सारा हम इसमें रूल आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करके हमें क्या पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होगी पेशेंट में, ठीक है। वो तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स में ही पता चला, वो तो हमें इन टेस्ट्स को करके हमें ही पता चला कि पेशेंट में एक्चुअल डायग्नोसिस कौन सी थी। जो प्राइमरी डायग्नोसिस थी वो थी शिजोफ्रीनिया, जो हमने ऑलरेडी देखा, शिजोफ्रीनिया, स्किज़ोफ्रीनिया, पैरानॉइड टाइप, ठीक है। स्किज़ोफ्रीनिया पैरानॉइड टाइप में क्या आता है, इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा, उसको ऐसे साउंड्स आते थे जो रियल में नहीं थे, डेल्यूजन्स आते थे, ऐसे थॉट्स आते थे कि कोई उसको मारने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस स्किज़ोफ्रीनिया के साथ साथ और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इस पेशेंट में,
डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, एंजाइटी हो सकता है इसी के साथ, जब वो वायलेंट होगा, जब वो डिप्रेसिव होगा, एंजाइटी भी साथ में होगा, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अगर किसी हादसे से गुजर रहा होगा पेशेंट, तो पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा होगा ये पेशेंट। तो अब हमने एक्चुअल डायग्नोज देखा, तो हम इसी को ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे पेशेंट के लिए। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, हम कौन सी दवाएं देंगे पेशेंट के लिए ताकि पेशेंट इस कंडीशन यानी स्किज़ोफ्रेनिया से दूर हो जाए या स्किज़ोफ्रेनिया से रिकवर हो जाए। सबसे पहले हम इसमें देते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यही इफेक्टिव ड्रग रहता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो होता है वो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसमें हम रेस्पेरिडिन, ओलेंजापिन या क्विटियापिन देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्टिव फेज मैनेजमेंट में हेलोपेरिडोल या रेस्पेरिडिन देते हैं। ये कब देते हैं, जब ज्यादा पेशेंट वायलेंट होगा तभी ये ड्रग्स देते हैं। तो अगर ये जो ऊपर दो हमने देखी, जैसे रेस्पेरिडिन देखा, ओलेंजापिन देखा, हेलोपेरिडोल देखा, अगर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे तब हम कोलेंजापिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ और भी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे अगर किसी को एंजाइटी होगा या एजिटेशन ज्यादा वायलेंट होगा तो तब हम बेंजोडायजापिन दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पे लोराज़ेपाम दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो मूड स्विंग्स होते हैं इस पेशेंट में, कभी एंजाइटी होती है, कभी डिप्रेशन होता है, उसको ठीक करने के लिए हम कुछ मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम वेलपोरेट देखेंगे यहाँ पे, या लिथियम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, वेरी गुड। एंटी डिप्रेशन, क्योंकि उसको पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते थे। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। ठीक है, जैसे सेरेटेलिन देंगे ताकि उसके जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं वो दूर हो जाए। तो फार्माकोलॉजिकली दवाई देकर ये काफी नहीं होता है पेशेंट को रिकवर होने में, तो इसके साथ साथ हम कुछ थेरेपीज भी देते हैं पेशेंट को। ठीक है, साइकोसोशल इंटरवेंशंस भी करते हैं पेशेंट के लिए ताकि वो कंप्लीट रिकवर हो जाए। अब कौन से थेरेपीज देते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो उसका सोचने का ढंग होता है, सोचने का तरीका होता है, उसमें चेंज आ जाए, क्योंकि उसको डेल्यूजन्स आते हैं, उसको फॉल्स बिलीफ्स आते हैं, उसको मिथ्या विश्वास होता है। ठीक है, उसको शक वहम होता है, तो उसी को दूर करने के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं यहाँ पे, या हम कॉग्निटिव रिमीडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, सीआरटी देख सकते हैं, ताकि जहां पे भी कमी हो उसको सोचने में, जज करने में, वो हम दूर करें। ठीक है, वेरी गुड। तो अगला है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसी पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम उसको फैमिली के साथ मिलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ दे, और परिवार के सदस्यों को हम शिक्षा देते हैं। ठीक है, ताकि वो मिलजुल कर इस पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल होता है, एंजाइटी लेवल होता है, वो दूर करे। नेक्स्ट जो है इसमें वो है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन में हम पेशेंट और उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनको हम शिक्षा देते हैं इस बीमारी के रिलेटेड, मेडिकेशन के रिलेटेड, कि दवाई कब लेनी है, कितनी बार लेनी है। ठीक है, किन चीजों का ध्यान में रखना है, वो सारा हम उसमें सिखाते हैं पेशेंट को भी और उसके परिवार के सदस्यों को भी। सोशल स्किल ट्रेनिंग अगला है, उसमें हम पेशेंट को की जो मतलब तौर तरीका होता है, बैठने का तरीका होता है, लोगों से मिलने का तरीका होता है, दूसरों से के साथ बातें करने का तरीका होता है, उसमें सुधार लाते हैं। ठीक है, ताकि ये जो पेशेंट है ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे, ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ये थे कुछ थेरेपीज। तो हमने मेडिकेशन भी दिया पेशेंट को, हमने मेडिकेशन भी दिया, थेरेपीज भी दी पेशेंट को, लेकिन ये काफी नहीं होता है, क्योंकि अगर पेशेंट की सीवियर कंडीशन होगी, ठीक है, तो वहां पे हमें बहुत
इम्प्रूव करना होगा इसकी कंडीशन, ठीक है, वेरी गुड। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को, यानी इन पेशेंट केयर देते हैं, यानी क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही खुला रखेंगे वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को, इसीलिए उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे ताकि वहां पे ही उसको अच्छा वाला केयर मिले, ठीक है, वेरी गुड। अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, उसमें हम मेंटेनेंस करते हैं, जो एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट साइकोटिक्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है, वो हम कंटिन्यू रखते हैं ताकि पेशेंट को दोबारा ये बीमारी न हो जाए। और हम पेशेंट के जो सदस्य है, उन पेशेंट के जो फैमिली के सदस्य है, उनको हम बोलते हैं कि आप रेगुलर फॉलोअप के लिए आ जाए ताकि जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स ले रहा होता है उनके जो साइड इफेक्ट्स है उनसे पेशेंट बच सके, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर। कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर में क्या आता है, जब भी ये पेशेंट रिकवर होता है और डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, ठीक है, तो पूरा रिकवर होने के लिए उसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भेजते हैं ताकि इसकी जो कंडीशन है वो 100% रिकवर हो जाए। सपोर्ट ग्रुप्स अगला है, इसमें सपोर्ट ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स में हम जो भी स्किज़ोफ्रेनिया सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उनको इस पेशेंट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि इसको ऐसा लगे कि मैं एक समुदाय का एक मेंबर हूं और उसको ऐसा ना लगे कि मैं समुदाय से अलग हूं, यानी मैं कम्युनिटी का फैमिली का मेंबर नहीं हूं। तो ये थी इसमें। तो अब हमने ऐसा सारा देखा कि पेशेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है वो है प्रोग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन। प्रोग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन में हम क्या देखते हैं कि ट्रीटमेंट देके पेशेंट में इंप्रूवमेंट कैसी होगी, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म आउटलुक देखेंगे, अगर प्रॉपर मेडिकेशन देंगे पेशेंट को, जो पेशेंट के लक्षण है वो दूर हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। लॉन्ग टर्म साइकोसिस में क्या होता है, अगर कोई गंभीरता केस होगा, क्रॉनिक केस होगा, तो वहां पे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है कि पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो कितनी सीवियर है, ठीक है। अब अगला हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना जरूरी होता है कि अगर हम अर्ली पहले ही डायग्नोस करें और पहले ही इलाज करें इस केस को, ठीक है, ऐसे केस को। तो अर्ली ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले ही ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया जो केस है, साइकोटिक केसेस जो है उनको हम देखते हैं ताकि ये जो पेशेंट का व्यवहार होता है उसमें वो डेंजरस ना हो, वो दूसरों को चोट ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही डिटेक्ट करते हैं, पहले ही ट्रीट करते हैं ताकि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस होते हैं वो पहले ही हम आइडेंटिफाई करें ताकि नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ अप्रोच में क्या आता है, इसमें जो स्टिग्मा होती है लोगों में कि जो मानसिक वाले लोग, मानसिक बीमारी में मुब्तला होते हैं लोग, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, हम प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों में कि मेंटल इलनेस के रिलेटेड, ठीक है, वेरी गुड, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है। तो अब ये केस कंक्लूड करके हमने क्या सीखा इस केस से, हमने सीखा स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड, ठीक है। और इसमें हमने देखा अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर मेंटल केयर देंगे, प्रॉपर साइकेट्रिक केयर देंगे, प्रॉपर तरीके से इस पेशेंट की जो कंडीशन है वो अच्छे से देख के अच्छा सा केयर देंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे हम जो भी पेशेंट का व्यवहार होता है, जैसे उसका व्यवहार कैसा था, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता और खुद को भी नुकसान पहुंचाता, तो ऐसे केसेस से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर जब भी ऐसे केसेस हमारे सामने आएंगे हमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देना होगा, हमें अर्ली डायग्नोस करना होगा ताकि हम उसको पहले ही मैनेज कर पाए और जो ट्रेजेडी है, जो हादसे है, उनसे बच सके पेशेंट भी और दूसरे लोग भी। तो ये था इस केस के रिलेटेड। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए बाय।